मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में एज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में हमेशा अपने उन मसीही नौजवान सितारों से मिलवाते हैं जिनको खुदा ने बरकत दी है, ब्लेस किया है, और वो अपने काम की वजह से अपने नाम को दुनिया में लेकर जा रहे हैं। और अपने नाम के साथ साथ जब उनको कोई देखता है कि ये मसीही नौजवान है, तो यकीनन हमारी यूथ का नाम, हमारी कौम का नाम और ख़ास कर हमारी जो आने वाली नस्लें, उनके लिए मशले राह वो शख्स बन जाता है और रोशनी की तरफ राग़ब हो जाता है, उस रोशनी की तरफ जो आने वाली नस्लों को भी तरक्की, कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाए। तो ऐसे ही नौजवान आज मेरे साथ मौजूद हैं इस मुश्किल दौर में, जबकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, अफरा तफरी है और लोग, हर बंदा चाह रहा है कि मैं किसी तरह अपने आप को सेव कर लूँ, किसी तरह अपने आप को बचा लूँ, या अगर कोई मुश्किल में है तो मसीहियों का ये शेवा रहा है कि उन्होंने किसी की मदद की है, और उनके पास अगर थोड़ा ज़्यादा है तो कोशिश की है मसीहियों ने उस ख़ानदान को या उन लोगों को अपने साथ शामिल कर ले जिनके पास कुछ नहीं है, और उनको जब वो साथ लेकर चलते हैं तो तभी हमारे यीशु का नाम जलाल पाता है, तभी हम ज़ाहिर होता है कि हम मसीही हैं, और तभी ये बात भी वाज़ेह होती है कि हम मसीह के अहकामात पर चल रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने प्यारे भाई नदीम सिद्दीक भट्टी साहब को, जो कि शायर हैं, कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, डिप्टी एडिटर हैं महाना चौपान के। इसके अलावा नाज़रीन, ये अदबी एडिशन इंचार्ज डील यलगार, इसमें भी ये अपनी सलाहियतों की जो है वो लोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा मैं अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ उस नौजवान को, ये साइड काम होते हैं, आपका शौक़ होता है, यानी जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं। इसके अलावा ये सर्विस शूज़ कंपनी में एज अ मैनेजर पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं और एक हैंडसम अमाउंट वहाँ से अर्न कर रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ नदीम भाई, वेलकम आपको। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका प्रोग्राम देखा करता था, तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आपके साथ इस तरह की गेट टुगेदर्स पार्टी हो, उसका उसमें एंजॉय किया जाए, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर की जाएँ, आपकी बातें सुनी जाएँ, कुछ अपनी बातें शेयर की जाएँ। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच नहीं भाई, आपने टाइम दिया। आप PTV पे, ARY पे, वन पे, मैंने भी आपको वॉच किया, काफ़ी जगहों पे आप मुख्तलिफ बड़े पाकिस्तान के नामवर शायरों के साथ, अदीबों के साथ बैठे होते हैं। तो जब मैं आपको देखता हूँ तो आई फील प्राउड कि आप हमारी कम्युनिटी के हिस्सा हैं, आप मसीही नौजवान हैं और आप सेल्फ मेड नौजवान हैं, ये बड़ी बात है। नाज़रीन, इसके साथ मेरे साथ मौजूद है निर्वान आइज़िक। ये एक उभरते हुए नौजवान है और अपने एरिए में यूथ को लीड कर रहे हैं। इनकी काविशों को देखते हुए जब मैं देखता हूँ कि मेरी कौम के नौजवान को अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के वो चैनल्स जो पाकिस्तान में ज़्यादा देखे जाते हैं, सिटीज़ में ज़्यादा देखे जाते हैं, तो आई फील वेरी प्राउड। और एक ऐसे ही हमारी मसीही कौम का फ़ख्र, और मैं समझता हूँ हमारी नौजवान के लिए मशलेरा मेरे प्यारे भाई निर्वान आइज़िक, जिनको पिछले दिनों रंग TV ने और मुख्तलिफ चैनल्स ने इस बात पर इनको अप्रिशिएट किया, इनके फुटेजेस चलाए कि इस छोटी उम्र में भी एक मसीही नौजवान है जो इस कोविड-19 के दौर में अपने इलाके में रहते हुए उन फैमिलीज़ की हेल्प कर रहा है, खिदमत कर रहा है, उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिनको ज़रूरत है खुराक की, या जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो इस तंग दस्ती के दौर में अपने घर को चला सके। चाहे इनके इस थोड़े से इकदाम से वो सारी ज़िंदगी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर किसी को 10-15 दिन का भी आप रिलीफ दे देते हैं तो खुदा की नज़र में आप मकबूल ठहरेंगे। तो निर्वान, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आपके शो में आके। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच निर्वान। बेसिकली तो बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं, हम सुनते हैं कि नौजवान कोई भी है जो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी तभी मजबूत रहेगी जब हम इसकी हिफाजत करेंगे, जब हम इसको अप्रिशिएट करेंगे और मुनासिब वक्त में मुनासिब इसको खुराक भी देंगे। तो वो खुराक यही है कि हम आपको अप्रिशिएट करें, आपकी सलाहियतों को जब हम दूसरों तक पहुंचाएं तो मसीही नौजवान जो दूसरे हैं वो भी सोचें कि हम किसी से कम नहीं है, हम चाहें तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। क्यों नदीम भाई, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। कब से आपने ये शायरी और ये आपने चैनल्स के साथ आपका कब से रिलेशन है? ये तकरीबन आज से कोई 16-17 साल पुरानी बात है।
अच्छा जी। कि कुछ मैंने जब अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने सहाफ़त में स्पेशलाइजेशन की है, तो मेरा शुरू से शौक़ था कि मैं मतलब कि सहाफ़त की तरफ आऊँ। जी। तो इस सहाफ़त की तरफ आना, ये मतलब कि सहाफ़ी बनना, इसके पीछे भी एक बहुत स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी जी। ये तकरीबन उस वक्त मैं 5वीं या 6ठी क्लास का स्टूडेंट था। जी। तो मैं मतलब कि फ़िल्में और ड्रामे वगैरह बहुत देखा करता था। अगर मेरी किसी कॉपी का होमवर्क शाम को जब मैंने आना, शाम को उस वक्त शाम को 5 बजे इंडियन फिल्म लगा करती थी, जी। तो मैंने अपनी 5-6 कापियों का होमवर्क कंप्लीट कर लेना और एक आधी कॉपी का होमवर्क रह जाना। अगले दिन जब क्लास में मेरी हाज़िरी होनी, तो मिस ने मुझे बड़े गौर से देखना, और कभी कभी इस तरह के फिल्मों के चक्कर में मेरी छुट्टी भी हो जाया करती थी। मैंने एप्लीकेशन भेज देनी मिस को कि मेरी नानी फौत हो गई है, मैं नहीं आ रहा। उसके अच्छा बाद बहाना है, वैसे बड़ा हमने भी ये बहाना लगाया है। 2-3 महीने के बाद फिर मैंने अचानक भूल जाना, छोटे थे, मैंने एप्लीकेशन, एक और उस वक्त एप्लीकेशन भेजने का सिलसिला था, एप्लीकेशन भेज देने कि मेरी नानी फौत होगी, मैं नहीं आ रहा। जी। एक दिन मिस ने नोट किया, उसने देखा कि इसकी फरवरी में भी नानी फौत हुई है और इसकी मई में नानी फिर फौत हो गई है। उसने दोनों एप्लीकेशन रजिस्टर में संभाल के रख ली। सही। और मैं इस बात से बिल्कुल नाचना था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ अगले दिन क्या होने वाला है। अगले दिन जब मैं क्लास में पहुंचा, तो मिस ने जब मेरी हाज़िरी बोली, नदीम सदीक, मैंने कहा यस मिस। कहती खड़े हो जाएं, इधर मेरे पास ही आ जाएं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी दोनों एप्लीकेशन, फरवरी वाली भी और मई वाली भी, कहती फरवरी में आपकी नानी फौत हुई थी, तो ये कल आपकी फिर नानी फौत हो गई है। ओह माय गॉड। मैंने कहा मिस, मेरे नाने ने 2 शादियां की हुई थी। ओह माय। मिस हैरान, मिस परेशान, और मेरी तरफ देखी जाए वो मुझे कुछ और ही कहने वाली थी, लेकिन मेरे जवाब में वो बिल्कुल चुप हो गई। कहती आप जितने इंटेलिजेंट हो ना, बड़े होकर सहाफ़ी बनोगे। ओह माय गॉड। ठीक है। ये उसके बाद मुझे लग रहा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ता रहता था। मुझे शुरू से आवारागर्दी इस तरह की चीज़ों का बहुत कोई शौक़ नहीं था। मैं किताबें पढ़ता था, वो स्कूल से आना आके किताबें पढ़नी, लेकिन फ़िल्म और ड्रामे की तरफ मेरी बहुत दिलचस्पी, मुझे उनके डायलॉग बहुत अच्छे लगा करते थे। और मैं ये सोचा करता था कि काश कोई इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट, नेक्स्ट कोई ऐसा कोई खुदा इस तरह को अरेंज करे कि मैं भी ड्रामा नगार बनूँ। क्या बात है। और दूसरी चीज़ जो ड्रामा नगार मेरी बनने की, वो मेन ये थी कि मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई डॉक्टर डाइनस आइजक साहब थे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ड्रामा नगार थे जी। पहले ये आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है, ठीक है। उसके बाद आशा रजीम साहब आए, वो दोनों ही इंग्लैंड मूव हो गए। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी में मुझे कोई एज ए ड्रामा नगार नज़र नहीं आ रहा था जो कि इस खला को पूरा कर सके जी। तो मैं इस खला को पूरा करने के लिए समंदर में कूदा। आमीन। जब मैंने ड्रामा नगारी का इसका मैंने 4 साल का कोर्स किया हुआ। जब कोर्स करने के बाद उसके अलावा मेरे एक पीटीवी के सीनियर उस्ताद थे हसैन शाह साहब, उनके पास पहुंचा, मैंने अपना स्क्रिप्ट उनको चेक करवाया, तो उधर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। और उनके पास स्क्रिप्ट जब उनको चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत गहरा समंदर है, जिस समंदर में आपने छलांग लगा दी है जी, ये ड्रामा नगारी कोई इजी काम नहीं है, आपको ऐसे करें कोई और फील्ड चुन ले। मैंने कहा सर ये जितना मर्जी गहरा हो, मैंने समंदर में छलांग लगाने की ठान लिया। वाह, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आपके इतने इरादे मजबूत हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इरादों में बहुत आगे निकलेंगे। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कि आपने जस्ट, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया कि ये 25 मिनट का एक टॉपिक है, एक मैं आपको जस्ट टॉपिक दूंगा, आपने 25 मिनट का ड्रामा लिख के लेके आना। सही। वो शायद कोई, मुझे याद है, आज को 8 साल पुरानी बात है, वो एक नशई का करैक्टर दिया था कि नशई के करैक्टर होगा, जो फीलिंग्स होंगी, जो एंड सारा आपने करना है इसको। वो मैं फिर जब उनके पास लिख के लेके गया तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आपके अंदर कोई बहुत गहरी चीज़ें छुपी हुई नज़र आ रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे। वो जब उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट देखा तो उन्होंने मुझे थपकी दी, और वो थपकी मेरे उस्ताद की मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। आमीन। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जब 4 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ड्रामा नगार के तौर पर सामने आएंगे। और आज खुदा उनकी मेहरबानी से आपने बहुत से अफसाने भी लिखे, आपने बहुत शायरी में आपकी फ़ैन भी हूँ आपका, मैं आपकी शायरी पढ़ता भी रहता हूँ भट्ट साहब। तो इसके अलावा भी मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मेरी कौम का वो नौजवान जो सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं रह गया, अब वो चाहता है कि उसकी जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया देखे और वो पूरी दुनिया में इस टैलेंट की वजह से जाना जाए। तो बात अपने यंगस्टर से भी करते हैं, अभी हमारे जो नए नौजवान यूथ लीडर हैं,
निर्वाण आप बताएं, आपको ये कवरेज जब मैंने आपकी देखी ना तो मैंने सोच लिया था कि मैं आपको लाजमी बुलाऊंगा। तो क्या सोचा आपने कि आप, मैं देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा, यानी कि आप जिस एरिया में रहते हैं बहुत से लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी ये हेल्प क्यों इतनी ज़्यादा सराही गई? मेरी हेल्प इस वजह से सराही गई, वो जो मेरी एज के यूथ के बॉयज़ थे, वो आपको पता ही है आजकल किन कामों में लगे हुए, कोई नशे में लगा, कोई किसी में, कोई अच्छे काम की तरफ नहीं जा रहा। मैंने देखा मेरे कई और दोस्त कम है जा रहे हैं, लेकिन कम है, कम जा रहे हैं, लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे थे, वो मेरे से थोड़े से मैच्योर थे लेकिन है यूथ के थे, वो कर रहे थे काम। कुछ मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ, कुछ मैं आपको देख के इंस्पायर हुआ, क्योंकि आप भी यूथ को बहुत मोटिवेट करते थे, इंस्पिरेशन है आप भी यूथ के लिए। ये सब चीज़ें देख के मेरे माइंड में एक आया प्लान, मैंने महीना इसके ऊपर वर्क किया, मेरी फैमिली ने मुझे इसमें सपोर्ट की, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने डिजर्विंग फैमिलीज ढूंढी बाहर कॉलोनी की, देन मैंने इसके ऊपर वर्क किया। प्रेज गॉड। देखिए आप जैसा नौजवान जो खुद अभी स्टूडेंट है, अभी अर्न नहीं है, घर वालों के साथ चल रहा है और घर वालों को फिर मोटिवेट करता है कि नहीं हमने ये काम करना है और अपने उन बहन भाइयों की हमने हेल्प करनी है जो जिनको इस वक्त हमारी ज़रूरत है। तो अगर हम सारे ही जितने भी हमारे नौजवान हैं, जिस जिस एरिया में है, जिस जिस शहर में है, जिस जिस मैं समझता हूँ जगह पे बैठे हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ वो उन फैमिलियों को चूज़ कर लें जिस तरह निर्वाण ने चूज़ की कि ये फैमिलीज़ जो हैं 100 फैमिलीज़ जो हैं वो मैंने चूज़ करनी है, तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ा अच्छा अचीव कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। निर्वाण आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके इस अच्छे वर्क के लिए, अच्छे काम के लिए और अच्छी स्पिरिट के लिए, जो आप नौजवान होते हुए जो आपने ये सोचा कि मुझे अपना जो हिस्सा है वो इसमें डालना चाहिए। और ये वक्त ऐसा है कि हम जैसे भी नदीम भाई हमने हिस्सा डालना है ताकि ये जो एक परेशानी का जो दौर है ये गुजर जाए, ये गुजर जाए और एक दूसरे की हेल्प के साथ गुजर जाए, ताकि इंसान को याद रहे कि मैं इंसान हूँ और हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, ना कि किसी पैसिफिक हमने कल्चर की खिदमत करनी है या पैसिफिक हमने किसी नेशन की खिदमत करनी है, पैसिफिक किसी मुल्क की करनी है, बल्कि जिस लिहाज से भी जहाँ भी किसी की कोई हम हेल्प कर सकते हैं हमने इस मुश्किल दौर में करनी है। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह हमारा नौजवान जो है वो पूरी उम्मीद है, वो रोशन ख्याल है, वो रोशन ज़मीर है। और ये क्यों है? क्योंकि मसीह की मोहब्बत उसमें झलकती है और वो चाहता है कि जब मैं बात करूं, जब मैं काम करूं, तो दूसरे लोग देखें कि मसीही नौजवान अपने खुदा यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए तैयार हैं और जिस तरह उसने दूसरों के लिए प्यार के, मोहब्बत के और एक दूसरे को भाईचारे का दर्ज दिया कि हमने एक दूसरे को एक साथ प्यार से रहना है और दूसरों की ख़ताएँ नहीं देखनी बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत से रहना है। और जिसने ख़ता की है हमने ये सोचना है कि इसकी ख़ता जो है वो मेरी ख़ताओं से छोटी है और हमने इसको प्यार करना और साथ लेके चलना है। तो नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई नदीम सदीक जो कि शायर हैं, अफसाना निगार हैं, इसके अलावा डिप्टी एडिटर है महाना चौपान के, और इनके साथ मौजूद हैं हमारे उभरते हुए नौजवान यूथ लीडर जनाब निर्वाण आइज़िक जो कि अपनी कौम में चाहते हैं कि यूथ के साथ काम करें और अपनी यूथ की रहनुमाई करें इस बात के लिए कि हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है और एक दूसरे की सलाहियत को मानना है। तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ निर्वाण आपसे, यूथ के लिए पॉलिटिकली क्या होना चाहिए? यूथ के लिए पॉलिटिकली ये होना चाहिए कि यूथ को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नुमाइंदगी देनी चाहिए असेंबलीज़ के अंदर, प्रोविंशियल के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर। जैसा कि आपको पता है ऐसा कि नहीं होता कि यूथ को वादे 100 किए जाते हैं, आप हमारी पार्टी का असासा हैं, आप
हमारे कीमती असास है। और हर पार्टी जो है वो यूथ के नारा लगा के आगे आती है और यूथ साथ चलती है तो काम होता है, और आफ्टर दैट यूथ को ही इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप जैसे कि देख लें, पीटीआई ने नारा लगाया था कि यूथ की वजह से हम गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, प्रोविंशियल में भी और नेशनल में भी, और यूथ को देख लें नजरअंदाज किया गया। आप एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सपोर्ट भी करते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आप इस बात को भी मानते हैं कि यूथ के वो जो मेंबर्स हैं जो इनके साथ शुरू से चले उनको वो नहीं लेके चले, लेकिन मेरा ईमान है आप लगे रहें, कुछ ना कभी आपको पार्टी लेके आगे चली पड़ती। देखिए हमेशा पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता, हमारी वफादारियाँ जिसके साथ मर्जी हों, हम जिस मर्जी पार्टी में हो, हमारा एम जो है हमारी क्रिश्चियन यूथ है और हमारी कम्युनिटी है, और आफ्टर दैट कम्युनिटी का मुल्क पाकिस्तान में किरदार है कि हमारी यूथ का क्या किरदार है, हमारी कम्युनिटी का क्या किरदार है, तो बस इसी को हमने आगे चलाना है। आपको मालूम होगा कि केपीके में माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी के लिए एक हिंदू हमारा बच्चा है, दोस्त है, भाई है छोटा सबरवाल, उसको उन्होंने केपीके असेंबली में नुमाइंदगी दी माइनॉरिटीज़ की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखें, जैसा कि आप जानते हैं केपीके के अंदर मेजोरिटी जो है माइनॉरिटीज में से वो हिंदुओं की है, इस वजह से उनको नुमाइंदगी दी गई। अब मेरा सवाल ये है, और वो नौजवान बिल्कुल आप जैसा है, जैसा कि आप जानते हैं हम पंजाब में के रहने वाले, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा है क्रिश्चियनिटी। अब इसके अंदर इन्होंने यूथ में से मिनोरिटी के किसी को भी नहीं, तो ये सिर्फ पीटीए का तो इसमें कोई यानी कि मैं समझता हूँ कसूर नहीं है, जो भी गवर्नमेंट है उसमें माइनॉरिटीज की यूथ को सबने इग्नोर ही किया है, किसी ने भी इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं किया, छोटी छोटी बातें उनको करके तो वह बस लॉलीपॉप। मैंने खुद बड़ा एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है एक पार्टी को दिया है, PMLN को मैंने दिया है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही कोई नौजवान या कुछ करने वाला किसी को कुछ नज़र आ रहा होता है तो कोशिश करते हैं उसकी आवाज़ दबा दी जाए, लेकिन ये हमें भूलना पड़ेगा। बड़ी अच्छी आपने बात की कि यूथ को नुमाइंदगी देनी चाहिए पंजाब असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में, ताकि वो यूथ नौजवान जब वह नौजवान की बात करे, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप पैसिफिक ज़िंदगी का हिस्सा गुजार की असेंबली में जाते हैं, सिर्फ फिर आप यही सोचते हैं कि मेरा ख़ानदान, मेरे बहन भाई और मेरा एम कि मैंने इन 4-5 सालों में कुछ इकट्ठा कर लेना है, तो नदीम भाई फिर वो मामला जो है वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो जब करके निकलता है तो सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बेटों बेटियों के लिए कर जाता है, और जो उसके साथ बेचारे चल रहे होते हैं, या जिस तरह अभी निर्वाण भाई कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो अभी प्रायोरिटी नहीं दे रही यूथ को, तो भाई कोई भी पार्टी यूथ को जो है ना इतना, खासकर माइनॉरिटीज़ की यूथ को नहीं देती प्रायोरिटी। वो इसलिए नहीं देती क्योंकि वो चाहते हैं कि वही लोग आगे बस बैठे हैं जिनको ना हम जिस तरह चलाएं वो चल पड़े और उनके ज़ाती मफादात जुड़े रहें। तो अगर ये हमने चीज़ कम करनी है तो फिर आपको और मुझे आवाज़ उठाना पड़ेगी, जिस तरह प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं, देखें ना, ये जो आप आते हैं मच्योर बंदे, ये एज ए पपेट पार्टी यूज़ करती है, जिस तरह वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यूथ जो है आपको पता है यंग है, एनर्जेटिक है, वो अपनी मर्जी के साथ चलेंगे और फिर अपनी कौम की भी वो बात करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मैं बाद में भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ज़िंदगी का हिस्सा गुजार देते हैं, फिर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपके सारे मामला होते हैं। मैंने इसको बड़ा करीब से देखा है। आपने डिसहार्ड, इसलिए आपको ये बातें ड्यूरिंग प्रोग्राम भी ये बता रहा हूँ कि आपने डिसहार्ड नहीं होना। जो नौजवान हमें सुन रहे हैं वो भी सुने कि आपने डिसहार्ड नहीं होना, आपने चलते रहने का वक्त आएगा कि नौजवानों की आवाज़ इतनी बुलंद हो जाएगी कि फिर नुमाइंदगी हमें देनी ही पड़ेगी। और मेरी दुआ है कि आप जैसे वो नौजवान जो ऐसी बात करते हैं या जिनका ऐसा हौसला है, खुदा उनको और हिम्मत दे ताकि वो बहुत ज़्यादा बात करें। तो नदीम भाई से बात करें। नदीम भाई, अफसाने में और शेर में या शायरी में क्या फ़र्क होता है, ये पहले मुझे आप बताएं, मैं आज सीखना चाहता हूँ इस बात को। शायरी बेसिकली जो है वो गज़ल के जो जितने भी शेर शार उसके कॉम्बिनेशन का गज़ल उसको कहा जाता है, यानी एक पैसिफिक ख्याल होता है जिसको वो बयान कर रहा होता है। ठीक है। और दूसरा अफसाना जो होता है वो एक तख्लीकी चीज़ होती है, वो आपने किसी आपके जहन में कोई इमेजिनेशन हो, जिसको आप सिर्फ महसूस कर रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपने किसी चीज़ पे कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो जिसको आप लफ्ज़ों में तरीर करके उसको ढालना चाह रहे हो जी, उसको अफसानवी रूप जो है वो उसको करार दिया जा सकता है। ज़बरदस्त। नदीम भाई, एडवांस ही आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने 26/7 के पर मबनी जो ड्रामा सीरियल है उजाला तू पागल, उजाला तो पगली थी, जी। उजाला तो पगली थी। तो मैं जब इसका नाम सुना तो बड़ा मैं ना सोच रहा था कि ये बड़ा फनी सा कोई सीन होगा। नहीं, ये बहुत ही सीरियस है ये ड्रामा। ये एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये लिखा।
रियल स्टोरी पे मबनी है, ये रियल स्टोरी पे मबनी है। यानी कि आइजिक टीवी प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ, ये फर्स्ट टाइम ये आपका ड्रामा आने से पहले ये ARY पे नशर होगा जी जी, आइंदा आने वाले कुछ महीनों में हाँ जी, या कुछ दिनों में ये नशर होगा। हाँ। लेकिन हम पहले ही अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आपको दुआओं में याद रखें, इनके ड्रामे को दुआओं में याद रखें और ARY को भी याद आप रखें दुआओं में, कि जो हमारे क्रिश्चियन टैलेंट को प्रमोट करता है, जो हमारे क्रिश्चियंस उन लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को प्रमोट करने की बात करता है, उनकी लिखी चीज़ों को प्रमोट करने की बात करता है जो मुल्क पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं। तो हम अप्रिशिएट करते हैं ARY की भी पूरी टीम को। तो बताएं ये क्या है ड्रामा, थोड़ा सा हमें हमारे व्यूवर्स को बताएं। सर ये इस तरह का चीज़ होती है कि इसका ये मतलब ऑन ही होने से पहले मैं इसका आपको शेयर नहीं कर सकता। यानी बस हम अंदाज़ा लगाएं कि इस बात से हाँ जी, कि नाम इसका तो बड़ा लग रहा है कि जैसे फ़नी है, लेकिन ये बड़ा सीरियस ड्रामा है। बहुत सीरियस स्टोरी है वाली जी, और हकीकत में मबनी है। हाँ जी। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि ये कितना शेयर हासिल, इससे कुछ चीज़ें मिलेंगी लोगों को? मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। बाकी ये जितनी मुझे एज ए क्रिश्चियन वी विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू गो अर्न इन दिस फील्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं पुरुमीद हूँ बहुत, कि उम्मीद है करता हूँ कि ये मतलब ड्रामा जो है ये आपकी अर्निंग के लिए भी आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। ज़बरदस्त। और हमारी दुआएं हैं कि आप सिर्फ ये ड्रामा नहीं लिखें, आने वाले जो अयाम हैं या दिन है आप बहुत से ड्रामे लिखें। और हम बताएं कि नदीम सदीक भट्टी साहब हमारे चैनल पे आए थे और हमने उन्हें दुआ दी थी और हमने उनकी दुआ की थी, और आज हमारे जो मसीही नौजवान हैं ये वाकई दमकता हुआ वो सितारा बन रहे जिसकी रोशनी पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो नदीम भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी को कॉस्ट आ गई होगी इस पे, आपके इस ड्रामे पे? ये डिपेंड करता है कि मतलब कि मेरा तो काम है जस्ट स्टोरी लिख के देना जी, जो बाकी वो पिक्चराइजेशन, डायरेक्शन और जो प्रोडक्शन का उनके पे डिपेंड करता है वो कौन कौन सी लोकेशंस चूज कर रहे हैं जी। उस हवाले से इसकी कॉस्टिंग का अंदाजा होता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है। एक ड्रामा जब वो 5 लाख में भी बन सकता है, वो 10 में भी बन सकता है और वो 3 लाख में भी बन सकता है। नहीं, ये डिपेंड करता है। ये तकरीबन 26 एक साथ का जो ड्रामा वो 50 लाख से कम नहीं बनता, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक इसमें लागत आती है। आमीन। और मैं समझता हूँ कि ये खुदाम की मेहरबानी है कि कोई लगाने के लिए तैयार है आप तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी तो कोई रेडी है। तो चलें, बेस्ट विशेस आपको आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। निर्वाण, आप से मैं बात करना चाहता हूँ, कैसा फील करते हैं जब आप देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में देखें अफसाना निगार भी हैं, राइटर भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं और अब यूथ लीडर्स भी हैं और अब हम बात भी करना चाहते हैं, तो क्या फील करते हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। वो वजह ये है क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत लिमिटेड से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। तो मैं बेहद खुश होता हूँ जब मैं अपने मसीह बहन भाइयों को आधारों में देखता हूँ, फिल्म इंडस्ट्रीज में देखता हूँ कि वो कामयाब है, मॉडल्स हैं और ड्रामे भी लिख रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है कि देखें हमारे जो मसीही चैनल्स हैं उनमें ज़्यादातर सिर्फ दिखाया जाता है कि हम कलाम के बारे में सिखाते हैं, कलाम की बातें करते हैं, लेकिन प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ और आइजिक टीवी ये फर्स्ट शो था वॉइस ऑफ यूथ जिसमें हमने मॉडल्स को भी बुलाया, एक्टर्स को भी बुलाया, ड्रामा निगार भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। हमने तमाम कैटेगरीज को जो है वो हमने कंबाइन करके अपनी कम्युनिटी को दिखाया है कि देखें हम सिर्फ पेस्टर्स ही नहीं है, हम प्रीचर्स ही नहीं है, हम पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं है पैसिफिक जिनको हमने लेके चलना है। हमारे पास ड्रामा निगार भी हैं, हमारे पास यूथ लीडर्स भी हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के जब एक मिक्सर बनेगा तो यकीनन हमारी कौम जो है वो तरक्की करेगी, क्योंकि फिर 50 लाख का ड्रामा एक टाइम आएगा कि शायद खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हो नदीम भाई। क्यों नदीम भाई? उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी यूथ के लिए कुछ ज़रूर आप हमें, चाहे शायरी या गज़ल, जो भी आप कुछ। गज़ल सर मैं पेश करूँगा। गज़ल पेश करेंगे आप? गज़ल से पहले एक मैं कथा आपको जी गज़ल पेश करूँगा, उससे पहले कथा आपको सुनाऊँगा। कथा सुनाइए प्लीज़। कि दावे तो वो करता था आसमां तक साथ निभाने के। जी, दावे तो वो करता था आसमां तक साथ निभाने के, नभाए उस बेवफा से ज़मीन पर भी नहीं गए। वाह वाह वाह। तो ये इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इस मामले में भी ले सकता हूँ कि हमारे साथ बहुत से लोग बड़े वादे करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वादे कर लें, चाहे वो पॉलिटिकल में पॉलिटिशियन का अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो उसमें तो ही वादे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, चाहे किसी को साथ भी वो लेके चलें तो शुरू में वो कहते हैं हम बड़ी वफादारी करेंगे, बाज़ औक़ात हम किसी की मोहब्बत में भी कहते हैं, हम खुदा से भी बाज़ औक़ात कहते हैं हम बड़ी वफादारी करेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को निकाल के सिर्फ खुदा का वादा ऐसा वादा है जो वफा वाला वादा है, बाकी तो
दुनिया में रहते हुए नदीम भाई वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। मैंने तो ये देखा अपनी ज़िंदगी में कि कोई वादा ऐसा नहीं कि जब वफा हो, सिवाय जो मेरा यीशु वादा करता है वो वादा सच्चा है, बस बाकी वादे कोई सच्चे नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत आपने सर, मैं अपनी जो फेवरेट गज़ल है वो आपको जी पेश कर प्लीज़ हमारे नाज़रीन ज़रूर इसको वॉच करेंगे और ज़रूर इसको अर्ज किया सर कि तन्हा है ज़िंदगी मेरी और दुख हज़ार है, तन्हा है ज़िंदगी मेरी और दुख हज़ार है, ऐसा क्यों है मेरे साथ सोचा सौ बार है। वाह। वही महफिल जो सजा करती थी तेरे आने से, वही महफिल जो सजा करती थी तेरे आने से, आज उसी जगह पे माहौल सारा सोगवार है। तन्हा है ज़िंदगी मेरी और हज़ार है, ऐसा क्यों है मेरे साथ सोचा सौ बार है। वाह। काश वो जान जाए टूटे हुए दिल की हालत, काश वो जान जाए टूटे हुए दिल की हालत, शायद ये वही जाने जिसका दिल तार तार है। वाह। तन्हा है ज़िंदगी मेरी और दुख हज़ार है। वाह। अगला शेर है कि लोग ये मेरा फेवरेट शेर है जी कि लोग सच ही कहते थे ना भरोसा करो उसके प्यार का, लोग सच ही कहते थे ना भरोसा करो उसके प्यार का, ये तो उस बेवफा का बरसों का कारोबार है। वाह। तन्हा है ज़िंदगी मेरी और दुख हज़ार है, वाह वाह ऐसा क्यों है मेरे साथ सोचा सौ बार है। वाह। अब तो कहता हूँ मौत ही आ जाए मुझे नदीम, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि अब तो कहता हूँ मौत ही आ जाए मुझे नदीम, दिल भी चूर चूर और आंख भी अश्कबार है। वाह वाह। तन्हा है ज़िंदगी मेरी और दुख हज़ार है, ऐसा क्यों है मेरे साथ सोचा सौ बार है। वाह वाह। बहुत खूब नदीम भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि मैं समझता हूँ कि इसका एक एक वर्ड जो है ना, मुझे लगता है कि आपने इसको बड़ा क्लोजली इसको फील किया है। और हर शायर का, हर सिंगर का या हर उस बंदे का जो किसी भी फील्ड में जाता है तो उसके साथ उसका रिश्ता जो होता है ना, उसमें कोई इंसिडेंट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी इंसिडेंट था, लेकिन मैं एक बात नदीम भाई बोलूँ कि सारी बातें और ये शायरी और ये सारे मामला अपनी जगह, लेकिन वंडरफुल, इट्स अ वेरी ह्यूज लव फ्रॉम यू फॉर अस कि आपने अपनी दिल की बात जो है हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर की और बतौर शायरी इसने आपने इसको शेयर किया। तो एक इसमें एक पैगाम भी है कि वफ़ा की आपने तलब नहीं करनी। वफ़ा जो है वो, फिर मैं कहूँगा कि वफ़ा उस जगह होती है जिस जगह आगे भी बंदा वफ़ा को समझता हो। जो वफ़ा नहीं समझता वो वफ़ा करेगा ही नहीं। तो वफ़ा जो है सबसे अच्छी, जो बेहतरीन वफ़ा है वो है आपका अपने खुदा के साथ रिश्ता, ताकि सभी छोड़ दें। उसने कहा तेरे माँ बाप बहन भाई भी छोड़ दें तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वो हमें संभाल लेता है। तो बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ आपका इस गज़ल के ज़रिए मैसेज दिया सबको, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे निर्वाण, आप हमारी क्रिश्चियन यूथ को जो पूरी दुनिया से हमें देख रही है? मैं तमाम क्रिश्चियन यूथ को मैसेज ये देना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा है, मेरे बारे में सुना है, आप भी मेरी तरह इस तरह अच्छे अच्छे काम करें। खुदा ने हर किसी को किसी न किसी काम के लिए चुना होता है। अब देखें, मैं नहीं आपको कहता कि आप राशन एक्टिविटी करें, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं या किसी काम के अंदर मदद कर दें। आप इस तरह उनको हेल्प आउट करके उनको प्रमोट करें। आमीन। ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छी बात की निर्वाण आपने कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट के ज़रिए अपनी यूथ को, अपने दोस्तों को प्रमोट कर सकते हो। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का प्रोग्राम में। नदीम भाई, आपको एक बार फिर बेस्ट विशेस आपके ड्रामे के लिए, और आपको हमारी दुआ है आपके लिए कि आप हमारी क्रिश्चियन यूथ में एक चमकता हुआ सितारा बन के उभरें और दुनिया की इंतहा तक अपने इस मैसेज को लेकर जाएं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसी बातें की जो दुनियावी माहौल पे मबनी है, और ये हमारे अंदर ये टैलेंट होना भी बड़ा ज़रूरी है कि हम दुनियावी अलूम को भी अच्छे से समझें और उनको सीखें, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। किसी एक स्पेसिफिक काम की तरफ ना लग जाए, किसी एक स्पेसिफिक पेशे की तरफ ना लग जाए, बल्कि हमें मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी को हम जब किसी भी रंग में ढालना चाहिए तो आसानी से डल जाए। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। इस कोविड-19 के दौर में अपने आप को महदूद रखें, हजूम में ना जाएं, अपने चेहरे को मास्क के साथ ढांपें और हजूम वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। तो नाज़रीन, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं, और फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में अगले मेहमानों के साथ। देखते रहिए आइज़िक टीवी।